अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे रीजनिंग क्वेश्चंस ऑफ सेकेंड ईयर जोलॉजी पीसी का गेस्ट पेपर है। पहला सवाल है आपके पास, हाउ इज जेनेटिक मोनोटनी ओवरकम बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि व्हाट इज जेनेटिक मोनोटनी। इट मीन्स कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेम कॉपीज प्रोड्यूस होती हैं ऑर्गेनिजम्स की, उसे कहते हैं जेनेटिक मोनोटनी। अब ये चीज जो है किस तरह से कंट्रोल की जाती है बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो याद रखना है आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है एक एंडलेस वैरायटी प्रोड्यूस होती है ऑर्गेनिजम्स की, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म जो डेवलप हो रहा होता है वो अपने डिफरेंट पेरेंट्स के यूनिक कैरेक्टर से डेवलप हो रहा है। यानी कि दो अलग पेरेंट्स होंगे, उनके अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, वो मिक्सअप होके एक नया कैरेक्टर बनाएंगे या फिर कोई एक कैरेक्टर अडॉप्ट करेंगे फीमेल पेरेंट से, एक मेल पेरेंट से, तो वो नया सेट ऑफ कैरेक्टर बनेगा। तो इस तरह वेराइटी प्रोड्यूस होती है और जेनेटिक मोनोटनी अवॉइड होती है। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास मौजूद है, हाउ इज पार्किंसन डिजीज डिफरेंट फ्रॉम हंटिंगटन डिजीज। तो ये आपने याद रखना है कि दोनों ही ब्रेन रीजेनरेटिव डिजीजेज हैं, मतलब इसमें मेंटल डिटोरिएशन होती है, मेंटल डिमेंशिया होता है, भूलने की बीमारी और ये सारी चीजें होती है, मेंटल डिसऑर्डर है एक तरह से। लेकिन हंटिंगटन डिजीज जो है इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी की वजह से होता है, जबकि पार्किंसन डिजीज जो है वो एक डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है, यानी कि ब्रेन सेल्स जो हैं वक्त के साथ साथ डोपामिन बनाना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है जेनेटिक किसकी वजह से होता है कि कुछ बहुत से जेनेटिक एनवायरमेंट्स और मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि वक्त के साथ साथ ब्रेन को इफेक्ट कर रहे होते हैं, और फिर जो है ब्रेन सेल्स जो हैं कम से कम डोपामिन बनाना स्टार्ट करते हैं, और फिर रिजल्ट दोनों के एक जैसे ही होते हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताया। हाइपोथैलेमस जो है थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी होता है, इस चीज को एक्सप्लेन करना है। अब आपने याद रखना है कि हाइपोथैलेमस आपके ब्रेन का वो हिस्सा है जो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है, यानी कि यहाँ से बॉडी का सारा टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा होता है। इसीलिए इसे थर्मोस्टेट कह रहे होते हैं, क्योंकि जब भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है तो इस स्विचिंग ऑफ एंड ऑफ हीट लॉस और हीट कंजर्वेशन मैकेनिज्म, यानी कि जब आपके बॉडी का बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आपको क्या होता है कि हीट लॉस वाला मैकेनिज्म ऑन कर देता है और हीट को अपने अंदर रोकने वाला मैकेनिज्म ऑफ कर देता है। इसी तरह अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है तो ये क्या करेगा, हीट लॉस मैकेनिज्म को रोक देगा और हीट को रोकने वाला मैकेनिज्म स्टार्ट कर देगा। तो बेसिकली टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, Why do neuromuscular synapse chemically consider very important? न्यूरोमस्कुलर साइनेप्स को इतना इंपॉर्टेंट क्यों कंसीडर किया जाता है, तो आपने याद रखना है कि न्यूरोमस्कुलर साइनेप्स बेसिकली होता है क्या कि आपका ये फॉर एग्जांपल न्यूरॉन है, खत्म हुआ यहाँ पे, ये एक्सॉन टर्मिनल है। अब यहाँ से आपकी जो है मेम्ब्रेन है, सही है, सेल मेम्ब्रेन है, मसल की सेल मेम्ब्रेन है। तो अब ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बन गया। तो अब ये कह रहे हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है केमिकली, तो होता ये है कि यहाँ से एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है और फिर वही कैल्शियम चैनल्स वगैरह जाके कंट्रैक्शन आगे पूरा प्रोसेस करा रहे होते हैं। तो होता ये है कि इस साइड को अगर हम ब्लॉक कर दें, यहाँ से एसिटाइलकोलिन रिलीज ही ना हो किसी भी ड्रग्स के जरिए, तो हम मसल्स को रिलैक्स रख सकते हैं, यानी कि आगे ये काम नहीं होगा, कैल्शियम चैनल ओपन नहीं होंगे सारा, तो कंट्रैक्शन भी नहीं होगी। और ये चीज हेल्प करती है ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, यानी कि जब आपको कोई ऑपरेट वगैरह करना होता है तो आप मसल को रिलैक्स करवाते हो, तो यही पूरा मैकेनिज्म होता है। एंड रिडक्शन ऑफ मसल स्पास्टिसिटी एंड इन सर्टेन न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, है कुछ ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें मसल फुली कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए भी यहाँ पे ब्लॉक की जाती है साइड, ताकि रिलैक्सेशन हो सके। उसके बाद अगला सवाल आपके पास है कि मसल फटीग क्यों करते हैं हैवी एक्सरसाइज के बाद। तो आपने याद रखना है कि जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उस दौरान आपको इतनी ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती जितनी आपको रिक्वायर्ड होती है। तो होता है क्या, मसल सेल्स जो है दूसरे तरीके से एटीपी की सप्लाई हासिल करते हैं, वो जो कि आपका फर्मेंटेशन कहलाता है। अब फर्मेंटेशन में आपको पता है कि क्या बाय प्रोडक्ट बनता है, लैक्टिक एसिड, जो कि आपके लिए फायदेमंद नहीं होता है। ये एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है मसल्स के अंदर, और जब ये ज्यादा तादाद में एक्यूमुलेट हो जाता है इनटू द मसल्स, तो ये एक टायरिंग थकावट वाली कंडीशन प्रोड्यूस करता है, जिसे हम कहते हैं मसल फटीग। ठीक है, इसको ओवरकम इस तरह से ही होता है कि ज्यादा गहरी हम जब सांस लेते हैं और ऑक्सीजन आता रहता है और लैक्टिक एसिड को रिमूव करता रहता है। क्लीवेज इन चिक इज मीरोब्लास्टिक एंड डिस्कॉइडल। क्लीवेज जो होता है, यानी कि जो डिवीजन हो रही होती है क्लीवेज वाले फेज से चिक के अंदर, उसे मीरोब्लास्टिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जर्मिनल डिस्क को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता। दूसरी बात, डिस्कॉइडल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये योक जो होती है ओवम की, उसको भी पहले शुरू में डिवाइड नहीं करा हो रहा था, बाकी आगे जाके फिर डिवीजन हो रही होती है।
ठीक है, यहाँ पे पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है आपके जोलॉजी के रीजनिंग क्वेश्चंस का पीसी के। सेकंड पार्ट में बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।